एनवायरमेंट, उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ये टोटल 26 पेज की फाइल है, जैसे मैंने पहले अपलोड कर दी थी वन रिपोर्ट भी, और प्रशासनिक प्रतिवेदन अपलोड नहीं किया, वो मैंने कटपेट करके इसमें इंक्लूड कर लिया है। आज का जो टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण रूप से, जो राजस्थान की ज्योग्राफी में लिंक होता है जैव विविधता एवं उनका संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति, और साइंस में जो सेक्शन है वानिकी का, है ना, राजस्थान के संदर्भ में, और प्रशासनिक प्रतिवेदन वन विभाग, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आरपीसी, अच्छा क्वेश्चन पूछता है हर साल, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, दोनों से मिला करके 3 क्वेश्चन यहाँ से और 3 यहाँ से, 6 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, ठीक है ना। अब देखो इसके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, जैव विविधता एवं इनका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसका कैसे कंजर्वेशन करोगे, उससे रिलेटेड लिखा हुआ है। प्राकृतिक वनस्पति लिखा हुआ है। उसके अलावा जो साइंस वाला सेक्शन है वहां केवल वानिकी वर्ड यूज किए है, और आगे लिख दिया कि राजस्थान के संदर्भ में, इसका मतलब राजस्थान के संदर्भ में जहां जहां वानिकी है वो साइंस के संदर्भ में क्वेश्चन पूछेगा, तो वो ज्यादातर क्वेश्चन जो बनाता है वो वन रिपोर्ट से क्वेश्चन बनाता है या प्रशासनिक प्रतिवेदन से क्वेश्चन बनाता है। जितनी बार भी पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा उसके आधार पर वो उसने वन रिपोर्ट और प्रशासनिक प्रतिवेदन को ही आधार माना, इसलिए जो इसमें ओरिजिनल है केवल वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने 23 में जो क्वेश्चन पूछे, आवाज आ रही है, आवाज और स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो जो 23 में इन्होंने क्वेश्चन पूछे एनवायरमेंट के, लगभग लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में 9 क्वेश्चन पूछे इन्होंने, जो हिट करते हैं एनवायरमेंट से, ठीक है ना। अब जो आज का पोर्शन रहेगा उसमें जो राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट, 1 या 1.25 घंटे का वीडियो होगा ये, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, करंट से लिंक करके पूछा, ठीक है ना, वर्ल्ड एनवायरमेंट का। दूसरा जो क्वेश्चन था वो वन्य जीव अभ्यारण्य, जो हर साल पूछा जाता है, 21 में भी पूछा, 18 में भी पूछा, और 24 में भी पूछेगा। या तो वन्य जीव से पूछ लेगा या कंजर्वेशन रिजर्व से पूछ लेगा, वो कैसे पूछेगा वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है कोई दिवस पूछ लेगा, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डे है एनवायरमेंट का हो सकता है, या कोई एनर्जी से रिलेटेड इस टाइप का। ये कोर साइंस के क्वेश्चन थे, ये वाले क्वेश्चन जो आपके साइंस से लिंक करता है ना, एनवायरमेंट वाला पोर्शन वहां से। उसके अलावा ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रशासनिक प्रतिवेदन में ये लाइन लिखी हुई थी, डायरेक्ट लाइन उन्होंने उठाई और यहाँ पर लगा दी, ठीक। उसके अलावा ये कोर साइंस का है, मतलब कोर इसमें एनवायरमेंट का है, ये भी पिछले साल के प्रशासनिक प्रतिवेदन में था, और ये वन रिपोर्ट का है। वन रिपोर्ट से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, और वो जो बंदा ओरिजिनल पढ़ेगा उसका वो क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि उसमें हर बार क्वेश्चन पूछता है तो उसमें थोड़ा लेवल उनको बढ़ाना पड़ेगा। लेवल बढ़ाने के लिए क्वेश्चन में जो आपको वो पूरा, मतलब अगर वो रिपोर्ट क्लियर है तभी वो क्वेश्चन आप समझ पाओगे, वरना वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसा 2021 में क्वेश्चन पूछा था, जो शायद लगभग का गलत था, कि भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है। पहले तो ये समझ में नहीं आता कि ये वाला क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद ऑप्शन देख के ये लग रहा है कि इसका आंसर जैसलमेर होगा, लेकिन आंसर जैसलमेर नहीं है, जोधपुर है। तो ये सब आपको, जब आपकी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो अच्छे से तैयार होगी तभी ये क्वेश्चन सही होगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा, राजस्थान का राज्य पुष्प है, तो ये रोयडा, इजी क्वेश्चन था जो भी प्रशासनिक प्रतिवेदन से था, और ये गोगेला वाला क्वेश्चन, और एक ही, ठीक। तो लगभग लगभग आज अगर आपने ये वीडियो देख लिया, मैंने कंप्लीट पूरा जितने हो सकता है ना, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये कंफर्म है, मतलब है ना, क्योंकि जितनी रिसर्च करनी थी मैंने करके इसमें इंक्लूड कर दिए सारे डेटा। और जो इको सर्वे है वहां पर वानिकी का जो सेक्शन है वो भी मैंने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब देखो जो राजस्थान की इकोनॉमी है उसमें इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ओरिजिनल डेटा लिखा हुआ है, डेटा को ही वो आधार मानता है आरपीसी, ठीक है ना। इसलिए जो यहाँ डेटा लिखा हुआ है वही फाइनल है, और जो प्रशासनिक प्रतिवेदन में है वो डेटा फाइनल माना जाएगा, ठीक। अब देखो क्या लिखा हुआ है, वानिकी जो वन विभाग होता है, राजस्थान का वन विभाग है, वो महत्वपूर्ण रूप से दो चीजों पर टिका हुआ है। एक तो होता है फॉरेस्ट, एक होता है वाइल्ड लाइफ। मतलब जो पूरा सिस्टम है वो दो ही चीज पर टिका हुआ है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पर। अब यहाँ पर जो अपन बात करेंगे ना, ये पूरा जो एनवायरमेंट विभाग है, ये पूरा काम ये दो चीज पर ही मेन रूप से ध्यान देता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, वन जैव वानस्पतिक और पर्यावरणीय संतुलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र 32,921 वर्ग किलोमीटर है। अब देखो यहाँ पर एक एक डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही वो क्वेश्चन हर बार उन्होंने पूछे हैं और अगली बार भी पूछेगा। तो यहाँ पर जितने डेटा है ना,
वही डेटा याद करने, उसके अलावा कोई भी डेटा आपको याद नहीं करना है, और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मैं सारे कंफ्यूजन आपके इसमें दूर कर दूंगा ताकि वो आपको इजीली याद हो जाए। जैसे 32,921 लिखा है ना, ये डेटा बार बार आएगा। ये क्या चीज है? ये वो चीज है कि जैसे अगर राजस्थान का एरिया 3,42,239 है, उसमें से अगर 32,921 निकाला जाए, उसका परसेंटेज निकाला जाए, तो 9.61 आता है, जो आगे लिखा हुआ है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.61%। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जमीन एक तरह से वन विभाग के नाम दर्ज है। जो वन विभाग का रिकॉर्ड है उसके नाम दर्ज है। अगर मान लो 100% जमीन है, हर विभाग वाइज मान लो बटी हुई है, यहाँ पर सारे रूल रेगुलेशन किसके लगेंगे? फॉरेस्ट के लगेंगे। और एक तरह से ये नाम वन विभाग के नाम दर्ज है। समझ में आ गया? तो जब भी कभी 9.6 वाला डेटा है ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो केवल जमीन नाम है उनकी। ठीक है ना? और ये जो आए डेटा, ये एक तरह से या तो इसको निकाल लेना, या इसको या आप लगभग याद कर लो भाई, 32,000 है। उसके आगे लिखा हुआ है कि राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र 4.87% है, जो प्री 23 का क्वेश्चन था कि वन आच्छादित क्षेत्र कितना है। अब वहां पर क्या जो ऑप्शन था ना, वो देखो 4.87 भी था, और 7 पॉइंट कुछ भी है, ये भी कहीं पर आएगा। और अंतरित प्रश्न मतलब कुछ ऐसा भी है कि भाई आप मतलब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करो, क्योंकि आपको लगे कि इसमें तो ये वाला डेटा है ही नहीं, 9.6 वाला, तो आप क्वेश्चन को छोड़ दो, हो सकता है क्वेश्चन गलत हो। तो ऐसा नहीं है, ये डेटा अलग है, ये डेटा अलग है, और एक 7 पॉइंट का डेटा अलग आएगा। मतलब ये 4-5 डेटा जो जिसमें कंफ्यूज होते हो आप। तो राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र है वो है 4.87%। वन आच्छादित का मतलब है कि जैसे फॉरेस्ट जो विभाग है, भारत का जो फॉरेस्ट विभाग है, या जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, वो क्या करता है, हर 2 वर्ष में एक रिपोर्ट निकालता है, जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 का नाम लिखा गया। ये रिपोर्ट 1987 में आना स्टार्ट हुई थी। ठीक, आते आते अभी 2021 तक आ गया, मतलब हर 2 वर्ष, यानी 2023 में आनी थी, लेकिन ये आई नहीं, कुछ कारणों की वजह से डिले है। अब ये जो रिपोर्ट है, इसमें लगभग लगभग 34 वर्ष हो गए इसको। और जब 2 का भाग लगाओ, तो ये जो रिपोर्ट आएगी इस बार वाली, ये 17वीं रिपोर्ट है। जो 2021 की रिपोर्ट है, ये 17 नंबर की रिपोर्ट है, और आगे आएगी वो 18वीं रिपोर्ट है। तो आपसे एक बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि रिपोर्ट कब स्टार्ट हुई, 87 में स्टार्ट हुई। अभी जो है वो 21 वाली पढ़ रहे हैं अपन, और ये 17वीं रिपोर्ट है, और 2 वर्ष से जारी होता है। अब ये रिपोर्ट जब भी बनाते हैं, उसमें जैसे 2 मेथड यूज करते हैं, मैं आगे भी आपको बता दूंगा। 2 मेथड क्या, एक तो सैटेलाइट से माध्यम होता है, एक मैनुअली होता है। दोनों रिपोर्टों को जब कंबाइन करके एक डेटा निकाला जाता है, जो यहाँ पर अपने मेंशन कर रखा है। अब इसमें सारी जो गणित है ना, कि भाई फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर होता है ना, वो सब मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक डेटा है 7.42। ये है ना, ये टोटल फॉरेस्ट है। जैसे राजस्थान में जितना फॉरेस्ट होगा ना, वो ये वाला नंबर है। इसके 2 पार्ट करने हैं, एक का नाम है फॉरेस्ट कवर, और एक का नाम है ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर का मतलब है कि वहां पर मतलब ये आपको ये वर्ड यूज करेगा, फॉरेस्ट वर्ड यूज करेगा, या वन आच्छादित वर्ड यूज करेगा, जो यहाँ लिखा हुआ है वन आच्छादित। और ये वाला है, ये है ट्री कवर वाला। ठीक, अब जो ये वाला परसेंटेज है, ये है 4.87, और जो ट्री कवर है वो है 2.55। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 7.42। ये टोटल फॉरेस्ट एरिया है। ठीक, अब इसको हम विस्तार से जब डिस्कस करेंगे, जब ये अपन फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे 5-10 मिनट बाद में। ठीक, एक बार आप मोटा मोटी ऐसे दिमाग में रख लो। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में, और ये हुई है वनाच्छादित क्षेत्र में। अब यहाँ देखो, ये बहुत सारे से वर्ड आएंगे कि है ना, टोटल फॉरेस्ट में कितनी वृद्धि हुई, वनाच्छादित में कितनी हुई, उनसे कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए अपन फॉरेस्ट रिपोर्ट में आराम से इनको तसल्ली से देखेंगे हर चीज को। ठीक, उसके आगे लिखा हुआ है जैव विविधता, मृदा जल संरक्षण। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बात लिखी हुई है कि हर गांव में एक समिति बनाई हुई होती है। राजस्थान के हर गांव में एक समिति बनाई हुई है, जिसका नाम होता है ग्राम वन संरक्षण और प्रबंधन समितियां। जो क्या करती है, गांवों के अंदर फॉरेस्ट विभाग के साथ में टाई अप करके वो काम, जो गांव के अंदर जो मतलब फॉरेस्ट वाला एरिया है, उसका संरक्षण करने का काम करती है ग्राम वन संरक्षण समितियां। जिसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंट होता है, पंचायती राज संस्थान, वो उसके लिए जिम्मेदार होता है, वो उसका काम, सारा काम वो करता है वहां पर। ठीक है ना? अब इसमें याद करने वाला पॉइंट क्या है कि वहां पर कितनी ग्राम समितियां, ये क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है नॉर्मल, है ना। 6,388 ग्राम वन संरक्षण एवं प्रबंधन समितियां हैं, जो राजस्थान में काम कर रही है। ठीक, उसके आगे ये लिखा हुआ है कि पंचायती राज संस्थाओं को वन और गैर वन क्षेत्रों, एक तो वन का हो गया मतलब वन विभाग का, गैर वन यानी कि जहां पर वन क्षेत्र का नहीं है, के लघु वन उत्पाद, जो माइनर फॉरेस्ट होता है, जैसे गोंद वगैरह इस टाइप की चीजें,
कि राजस्व संग्रहण और आय प्राप्ति के लिए अधिकृत किया गया है, और गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य भी पंचायती राज संस्थान को सौंपा गया। तो ये आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन सा डिपार्टमेंट को सौंपा गया है। तो ये पंचायती राज संस्थान, मतलब गांव में जो सरपंच वगैरह होते हैं, और वहां पर एक कमेटी बना दी जाती है। उस कमेटी का जो हेड होता है वो क्या क्या करता है, जैसे मान लो पानी वगैरह डालना, या वहां पर जो भी उनको कुछ उपज प्राप्त होगी उससे जो पैसा मिलेगा उसी को वो वापस वहां पे खर्च कर देगा। इस टाइप का ये सिस्टम है। तो यहाँ पर आपको ये पूछ सकता है डेटा। उसके आगे लिखा हुआ है औषधीय पौधों जो कि विलुप्त होने के कगार पर है के संरक्षण हेतु राज्य में 21 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। तो ये डेटा डायरेक्ट पूछ लेगा कि जो औषधीय पौधे हैं उनकी पौध को तैयार करने के लिए कितने पौध संरक्षित क्षेत्र हैं, तो इनकी संख्या है 21। ऐसे सेम सिस्टम जो आपका प्रशासनिक प्रतिवेदन वहां पर लिखा हुआ है कि बीज उत्पादक क्षेत्र जहां पर बीज तैयार किए जाते हैं वो कितने हैं, तो वो है 21। ये जैसे मैंने वहां से लिया डेटा, ठीक है ना, तो इसको अलग से याद रख लेना। 31 है ये, ठीक। 31 और 21। उसके बाद में अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि राज्य में इको टूरिज्म की विपुल संभावनाएं मौजूद है। इको टूरिज्म मतलब होता है कि जो आपका एनवायरमेंट है उसको टूरिज्म से लिंक करना। लिंक करने के लिए क्या होगा कि वहां पर लोग घूमने आएंगे, मतलब एक एंटरटेनमेंट का माध्यम होगा। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ है। राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 5 टाइगर रिजर्व है, और 36 संरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा 4 बायोलॉजिकल पार्क जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर में विकसित किए गए। अब देखो, जब भी आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है। जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना, जहां पर ये इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं, वो प्रमुख रूप से 4 भागों में डिवाइड होता है। जब भी मतलब संरक्षित क्षेत्र की बात आएगी ना, मतलब है ना, प्रोटेक्टेड एरिया की बात आएगी, प्रोटेक्टेड एरिया मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड होता है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। नेशनल पार्क की संख्या राजस्थान में 3, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 27, और कंजर्वेशन रिजर्व है 36, और कम्युनिटी रिजर्व है 0। ये सेम डेटा आपको उसमें पूछ सकता है, किसमें, साइंस वाले सेक्शन में, इंडिया के संदर्भ में। तो आपके इंडिया के जो लेटेस्ट वाले डेटा है ना वो आपको अटैच करने हैं यहाँ पर, कि इंडिया का कौन कौन सा है भाई, कितने नेशनल पार्क है अभी वर्तमान में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, और कंजर्वेशन रिजर्व कितना है, कम्युनिटी रिजर्व कितना है, ठीक। इसको मिला करके बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक। उसके अलावा ये जो डेटा मैं आगे बताऊंगा आपको, आगे लिखा हुआ है कि राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन के तहत वनस्पति आवरण को बढ़ाने और वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए वर्ष 2023-24 में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, ये आपसे पूछ सकता है कि इस मिशन के तहत जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान है उसके अंतर्गत मतलब जितने भी विभाग हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो या कोई और कोई संस्था हो या नागरिकों के सहयोग के माध्यम से पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। उनका जो टारगेट है वो पहले तो 5 करोड़ था, अब शायद ये 7 करोड़ हो गया है। तो आप इसको देख लेना, ये पिछले वाले जो ये इको सर्विस में तो ये 5 करोड़, बाकी जो लेटेस्ट किया है उनमें 7 करोड़ का दिखा हुआ है। और इसको आपको अलग अलग भी याद करना है, जैसे 1 करोड़ पौधे गोचर ओरण और चारागाह को, 1 करोड़ पौधे विभिन्न शहरी क्षेत्रों में, 3 करोड़ पौधे जनसाधारण को अपने घरों और खेतों में लगाने के लिए वन विभाग की नर्सरियों से आमजन को उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये इसलिए है कि जो अपन का जो फॉरेस्ट एरिया है उसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार, जैसे यूएन वगैरह में जो मीटिंग होती है इनकी क्लाइमेट चेंज को लेकर के, तब ये बाध्यकारी हो जाता है भारत सरकार के लिए कि अपन को फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना पड़ेगा। अब फॉरेस्ट एरिया को डाटा या आंकड़ों में बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब ये इस टाइप के मिशन लाए जा रहे हैं, क्योंकि जो अपना 33% का जो टारगेट है वो पूरा करने के लिए कोई ना कोई दूसरे माध्यम, जैसे अ, इसीलिए इन्होंने ये वाले वर्ड यूज, मतलब भाई इसमें यूज किया है कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, कि फॉरेस्ट एरिया में तो नहीं हो सकता लेकिन लोगों से लगवा करके वो उसमें डेटा में चेंज होगा, वो आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट में समझ में आ जाएगा। उसके आगे लिखा हुआ है नगर वन। भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित नगर वन योजना के तहत 200 नगर वन आगामी 5 वर्षों में पूरे देश में विकसित किए जाएंगे, और राज्य में वर्तमान में 14 नगर वन विकसित किए जा रहे हैं। ये डेटा है, आपको सीधा याद करना है। इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, जलवायु परिवर्तन, ये क्लाइमेट चेंज वाला जो वर्ड है ये 2014 के बाद में इस मंत्रालय के आगे ऐड हुआ है। पहले नाम केवल यही था, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। बाद में क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए इसका नाम और जलवायु परिवर्तन रख दिया था, ठीक। आगे लिखा हुआ है विश्व वानिकी उद्यान जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर में बोटेनिकल गार्डन स्थापित किए जाएंगे। मतलब जो जो चिड़ियाघर वगैरह होते हैं, जू वगैरह होते हैं, उनका पूरा संरक्षण करने के लिए जो भारत सरकार की एक एजेंसी है, सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो 1993 में बनी थी, वो क्या करती है कि पूरी मॉनिटरिंग करती है, वो वहां से पैसा इनको देती है। उनके तर्ज पर ये यहाँ पर विकसित किए गए हैं। आगे लिखा हुआ है लव कुश वाटिका,
राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 2 लोग उस वाटिका विकसित की जा रही है, और ये वाले उसमें इको टूरिज्म की बात बोल दी उन्होंने। अब जो पर्यावरण विभाग है, पर्यावरण विभाग में आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, एक तो पहला डेटा लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसमें क्या होगा, जितने भी टाइप के प्रदूषण आप सुनते हो वो सारे प्रदूषणों की मॉनिटरिंग करने का काम राजस्थान में ये करता है। और जो भारत सरकार का होता है वो करता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो इसके अंडर कमांड काम करता है। ठीक। अब आपको इसमें जैसे राज्य वेटलैंड अथॉरिटी पर क्वेश्चन पूछ सकता है, सांबर झील प्रबंधन पर क्वेश्चन पूछ सकता है, जो रामसर में भी शामिल है, जहां पर एवियन ये मतलब बोटुलिज्म वाला एक घटना हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर सांबर झील प्रबंधन बाद में बढ़ा दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ दिवस दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दिवस कहीं ना कहीं पूछ लेता है, वो दिवस ज्यादातर वो पूछता है जो इको सर्वे में है, जिसकी लिस्ट मैंने इको सर्वे ग्रुप में अपलोड कर रखी है। सारे दिवस वो आपको याद करने हैं। कुछ दिवस यहाँ दे रखे हैं, जैसे पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून, ओजोन परत संरक्षण दिवस है 16 सितंबर, और वेटलैंड डे है वो है 2 फरवरी। ठीक। उसके अलावा आगे लिखा हुआ है ये ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ठीक। उसके आगे डेटा लिखा हुआ है राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड। अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने, अब ये डायरेक्ट वर्ड मेंशन कर रखा है बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा कानून बना हुआ है और राजस्थान में कौन से नियम कायदे लागू है। तो जो भारत सरकार का अधिनियम है 2002 का, उनके प्रावधानों के तहत राजस्थान में राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। ये आपको धारा याद रखनी है कि राजस्थान राज्य ने जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63(1) के तहत राजस्थान जैविक विविधता नियम 2010 को अधिसूचित किया है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा है ई वेस्ट प्रबंधन के लिए नीति लेकर के आए 2023 में, तो ये डेट आपको याद रखनी है भाई, ये 23 में आई ना कि 21-22 में, ऐसे है ना। उसके आगे लिखा हुआ है राज्य जलवायु परिवर्तन नीति 2023 प्रकाशित की। इसमें क्या करना है, ये 5 जून 2023 को आई थी। इसमें जो टारगेट रखा, एक तरह से जी ये वन नीति है, जिसमें क्या हुआ, टारगेट रखा गया है 20% का। इससे पहले जो नीति आई थी वो आई थी 2010 में, और अब जो ये नीति आई है इसमें टारगेट को चेंज कर दिया, और टारगेट रखा है 20% अगले 20 साल तक का। ठीक। उससे पहले जो पॉलिसी आई वो थी 2010 में आई थी। उसके अलावा जो भारत सरकार की नीतियां हैं 1952 की और 1988 की, उसमें जो टारगेट रखा गया वन नीति का वो 33% रखा गया, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर 66% रखा गया। लेकिन अपना टारगेट अभी अचीव हुआ है 24% के आसपास। यहाँ तक तो इसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ था इकोनॉमिक सर्वे में। इसके बाद में यहाँ से कोई ना कोई एक फैक्ट आपसे पूछ सकता है नॉर्मल, कि जैसे ये वाला डेटा पूछ लेगा, या जैव विविधता वाला पूछ लेगा, या कोई दिवस पूछ लेगा, या ये जो करंट में न्यूज में रहते हैं उनमें से पूछ लेगा। ठीक है ना। अब जो यहाँ से डेटा दिया हुआ है ये है जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है वन विभाग का, 80-90 पेज का था। वहां पर जितने इंपॉर्टेंट डेटा मिले ना मुझे, मैंने वहां से निकाल करके इसमें ऐड कर दिए। इसको यहाँ से देखो एक बार। इस पे पहला डेटा ये लिखा हुआ है कि राज्य की वन नीति 2023, ये वर्ड मेंशन किया है इन्होंने। तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य वन नीति 2023 कौन से ईयर में आई, तो 23 आंसर हो गया। बाद में दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि ये कब आई, तो 5 जून 2023 को। फिर यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य, किंतु राज्य का 9.6% भूभागी वन क्षेत्र है, जो वन विभाग के नाम दर्ज है, जिससे भी पूर्ण वन आच्छादित क्षेत्र वो कितना है, 4.86। ये याद रखना, ये फॉरेस्ट कवर है। बाद में लिखा हुआ है राजस्थान राज्य की वन नीति 2023 की राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। जो ये टारगेट 4.86 का है, इसको ला करके 20% करना है। ठीक। ये क्वेश्चन आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है। ठीक है ना। उसके आगे लिखा हुआ है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो सापेक्ष वनावरण है और वृक्षावरण है, दोनों का डेटा यहाँ लिखा हुआ है 646.45। ये डेटा अभी आपने जस्ट इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा लिखा वो था 25.45। यहाँ ध्यान से सुनना बात को, दो डेटा आपको कंफ्यूज करेंगे। पहला डेटा है, ये तो है फॉरेस्ट कवर, ये है ट्री कवर, और दोनों को जब आप मिला दोगे तो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, टोटल फॉरेस्ट एरिया। अब टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना बढ़ा पिछले वर्ष की तुलना में, वो आंसर है 646.45। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा जो इको सर्वे में दिया हुआ है, ये तो सब याद करके जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा, या तो ये पूछेगा नहीं ये पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तब। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों डेटा आपको याद करने हैं। ठीक। उसके आगे लिखा हुआ है राजस्थान ग्रीनिंग एंड रीवाइल्डिंग मिशन के तहत, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इस पेज से ये जो प्राकथन है
यहाँ से हर बार एक दो क्वेश्चन जो आता है ना वो यहाँ से ही आ जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा उन्होंने इसी से पूछा था। राजस्थान ग्रीनिंग एंड रीवाइडलिंग मिशन के तहत वनस्पति आवरण को बढ़ाने और वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान के अंतर्गत 5 करोड़ पौधा के लक्ष्य को विरुद्ध मार्च दिसंबर 2023 तक इन्होंने इतने इतने पौधे लगा दिए। तो ये आपको टारगेट याद रखना है और ये कौन सा मिशन है और उस मिशन के तहत में कौन सी पॉलिसी यूज कर रहे हैं वो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, TOFR के तहत। ठीक। उसके आगे लिखा हुआ है इको टूरिज्म, जो मैंने आपको बता दिया 2-2 करोड़ रुपए की लागत से प्रत्येक जिले में लवकुश वाटिका बनेगी। ठीक, फैक्ट है ये तो आगे। फिर ये वाला हो गया वो जूलॉजिकल पार्क। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था 23 में, यहाँ से लाइन उठाई डायरेक्ट कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा वो कौन से 2 जिलों में है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन बना लिया। बाघों और जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रदेश में पंचम टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली की अधिसूचना जारी की गई। ठीक। उसके आगे लिखा हुआ है कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या कुल अब 36 हो गई, जो आगे लिस्ट दे रखी है लंबी, तो आप उनको सारी को देखना है और लेटेस्ट कौन से ऐड हुए वो आपको सारे याद होने चाहिए। उसके अलावा देखो ये डेटा भी आपसे पूछ सकता है कि 23-24 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो NTCA है वो क्या करता है। जैसे NTCA ने जब ये अधिसूचना जारी की तो अब वहां पर जो ये एरिया आएगा उस एरिया में बहुत सारे मानव की मतलब बस्तियां भी रहती है या वहां पर मतलब बहुत सारे परिवार रहते हैं, उनको विस्थापित करना पड़ेगा, दूसरी जगह उनको भेजना पड़ेगा। विस्थापित करने के लिए उनको मुआवजा दिया जाएगा। जैसे लिखा हुआ भी है पैकेज में बढ़ोतरी 10 लाख से स्थान पर 15 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया गया। अब यहाँ से एक बार एक क्वेश्चन पूछा था शायद फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में कि वो जिस टाइम जो टाइगर रिजर्व था ना उस पर क्वेश्चन पूछा था कि कितने गांवों को विस्थापित किया जा चुका है। जैसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व बूंदी में इस विस्थापन हेतु चयनित ग्राम गुलखेड़ी के 208 परिवारों में 40 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है। कितने परिवार हैं टोटल जिनको विस्थापित किया जाएगा टाइगर रिजर्व के तहत, है ना, लास्ट वाला रामगढ़ वाला। उसके अलावा क्रिटिकली इंडेंजर्ड जितनी भी IUCN की जो लिस्ट है उसमें 9 कैटेगरी होती है, इसमें जो सबसे खतरनाक कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। उसमें एक राजस्थान का पक्षी आता है जिसका नाम है गोडाउन। राज्य पक्षी गोडाउन के कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत गोडाउन पक्षी के 29 चूजों का पालन पोषण हो रहा है। तो ये डेटा आपको याद रखना है और ये कौन सी कैटेगरी में आता है ये कैटेगरी पता होना चाहिए, कौन सा पक्षी है ये पता होना चाहिए और किस कार्यक्रम के तहत हो रहा है, कृत्रिम प्रजनन के माध्यम से। दूसरा है खरमोर पक्षी लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के प्रयास भी आरंभ किए गए जिसमें 11 चूजों का पालन किया जा रहा है। समझ में आ गया। उसके आगे लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, हरित मुनिया का संरक्षण प्रजनन उदयपुर पक्षी उद्यान में किया जाना प्रारंभ हुआ है। ये हरित मुनिया है, ये भी एक क्रिटिकली मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो नहीं है लेकिन उसकी मतलब आसपास की कैटेगरी मानो ये बहुत मतलब रेयर ऑफ रेयर मिलता है, ये उदयपुर वाले एरिया में मिलता है। इसलिए वहां पर इसका संरक्षण करने के लिए वहां के जो पक्षी उद्यान है उसी में ही संरक्षण किया जा रहा है। तो ये पूछ लेगा हरित मुनिया का संरक्षण कहाँ पर किया जा रहा है, ऑप्शन दे देगा वही उदयपुर जोधपुर ऐसे करके। तो ये डेटा आपको याद रखना है, ये बहुत न्यूज में रहा है, इसके अंदर 3-4 जगह आएगा। उसके अलावा राजस्थान एक्स सिटू कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है। अब देखो जो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन, जब भी कोई कंजर्वेशन किसी चीज का किया जाएगा तो 2 माध्यम होते हैं, इन सिटू एंड एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब होता है कि जो उसका जो उसका एरिया होता है उसी के अंदर उसको मतलब उसका संरक्षण करना। एक्स सिटू मतलब बाहर से उसको कोई जैसे जू वगैरह में उसको संरक्षण दिया जाना। उसके तहत यहाँ लिखा हुआ है जैविक उद्यान में वास कर रहे वन्य जीवों को गोद लेने के लिए कैपिटिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम लागू की गई है। भाई कोई इसको गोद ले ले किसी भी जानवर को और उसके लिए खर्चा वगैरह वो प्राइवेट सिस्टम देवे, इस टाइप की बात लिखी हुई। तो कुछ ऐसा है तो आप ये समझ जाना इस चीज की ये बात कर रहा है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो पेज है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, है ना, नॉर्मल क्वेश्चन बेसिक सा कि ये चीज क्या है। उसके आगे यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य में 4 जैविक उद्यान है क्रमशः माचिया जैविक उद्यान, सज्जनगढ़, नारगढ़ और जैविक उद्यान। ये अबेड़ा जैविक उद्यान जो कोटा में है, ये माचिया जोधपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है और नारगढ़ जयपुर में। लोकेशन पता होनी चाहिए और इसका जो जितना भी वहां पर रेगुलेशन होता है मार्गदर्शिका होगी वो जो भी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है CZA सेंट्रल जू अथॉरिटी वो जैसा बोलेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होता है। ठीक, बाकी ये यहाँ पर लोकेशन लिखी हुई है, लोकेशन पूछ लेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक। उसके आगे लिखा हुआ है भारत सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स योजना का फंडिंग पैटर्न। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लगभग योजनाओं में फंडिंग है वो रेशियो 60-40 का है।
यहाँ पर भी ये स्कीम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट योजना। अब देखो ये क्या चीज है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ मोटा मोटी। जब भी कोई चीज भारत में जितना भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है ना, उसके लिए ये दो चार चीज ही मतलब मोटा मोटी एक रूपरेखा बनी हुई है। पहला है प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया मैंने आपको बता दिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। इन चारों के अलावा दो तीन सिस्टम और काम करते हैं। एक तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ जो प्रोग्राम है वो काम करता है, जिसमें जितने भी टाइप की चीजें बच गई, इसके अलावा और ये जो ऊपर बताऊंगा इसके अलावा जितने भी काम बच गए ना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से संबंधित, वो सारे काम इसके अंतर्गत आएंगे। और उसमें बाकायदा 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट देगी, और वो काम चलेगा। उसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको अलग रखा गया है, क्योंकि उन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, इनको अलग से फंडिंग आती है, अलग से इनकी एजेंसियां बनी हुई है, अलग से इनका एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। इनका इससे कोई लिंक नहीं है, और इनका इनसे लिंक नहीं है प्रोटेक्टेड एरिया से। ये सब अलग अलग है। एक होता है स्पेशली स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। जैसे आपने सुना होगा कि जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है भारत की, उनको रिकवर करने के लिए एक अलग से प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका नाम है स्पेस स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। जिसमें जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड, जैसे अपना गोडाउन है तो वो इसमें है। यहाँ से जो पैसा आएगा ना, यहाँ से पैसा आता है जो प्रोजेक्ट अपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जो पैसा आता है ना, वो इस स्कीम के तहत से आता है। टाइगर रिजर्व के तहत जो पैसा आएगा वो यहाँ से आएगा। प्रोटेक्टेड एरिया का आएगा वो पैसा यहाँ से आएगा। और बाकी जो चीजें पैसा कहीं से आता है तो वो सारा इस चीज के तरह से तहत आएगा। इसके अंदर भी तीन चार स्कीम थी जिनको मर्ज करके 2009 में मर्ज कर दिया था, बाद में ये स्कीम बनी थी। ठीक, ऐसा कुछ आपको ये कुछ रेशियो पूछे तो आंसर 60-40 करना है। ठीक, उसके आगे इसमें लिखा हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम हेतु राशि जो भी लिखी हुई है, खरमोर संरक्षण, गिद्ध संरक्षण, ऐसा कुछ है तो हाँ चल रहा है। ठीक, और किस एरिया में चल रहा है ये मैंने आपको बता दिया। एरिया नहीं लिखा हुआ है, वो जो भी डेटा लिखा हुआ है वो सारे आपको याद करने हैं, ये राशि वगैरह याद नहीं करनी। आगे लिखा हुआ है इस वर्ष धौलपुर टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी की गई, ये राज्य का पंचम टाइगर रिजर्व है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डेटा आगे सारा ना, ये देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड राज्य पक्षी गोडाउन के संरक्षण हेतु भारत सरकार एक भारतीय वन्य जीव संस्थान जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, वो जितना भी वाइल्ड लाइफ का सिस्टम होगा उसके लिए एक संस्था बनी हुई है। जैसे आईआईटी होती है ना, वो मतलब टेक्नोलॉजी के लिए, वैसे वाइल्ड लाइफ की आईआईटी ये WIA है। इसके साथ में और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, तीनों के त्रिपक्षीय करार के माध्यम से ये इनका संरक्षण हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड गोडाउन है उसका संरक्षण के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है, या इनमें से कौन सी है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। हरित मुनिया वाला वापस ये आ गया, ये उदयपुर में हो रहा है। ठीक, प्रोजेक्ट लेपर्ड है, प्रोजेक्ट लेपर्ड जो पैंथर वाला है, उसके लिए ये सारी जगह आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर सर्वप्रथम जालाने में हुआ, उसके बाद में ये सारी जगहों पर ये इसका प्रोजेक्ट लेपर का काम चल रहा है। एलिफेंट का देखो, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत भी पैसा आता है, लेकिन प्रोजेक्ट एलिफेंट यहाँ पर कोई है नहीं। इसलिए जो जहाँ पर पालतू हाथी होते हैं, अब देखो दो ही टाइप के, जो वाइल्ड लाइफ नहीं है ना, और जो वाइल्ड लाइफ के अलावा जो बच गया ना, वो सारे पालतू है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हाथी गांव वगैरह है तो है ना, उस टाइप के लोगों के लिए पैसा यहाँ पर आया हुआ है। ठीक, आगे लिखा हुआ है विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों पक्षियों जैसे गोडाउन, खरमोर, हरित मुनिया, ये नाम बार बार आ रहा है। हरित मुनिया, इस पे क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन शायद पीटी में पूछ सकता है। इत्यादि के संरक्षण में राज्य का वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु 3 राष्ट्रीय उद्यान जो मैंने बता दिया आपको, 26 वन्य जीव अभ्यारण्य और 36 कंजर्वेशन रिजर्व अधिसूचित है, जिनमें 5 टाइगर रिजर्व है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे अब कोई जैसे नेशनल पार्क है तो उसके पास में हो सकता है यहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व हो सकता है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, कुछ एरिया ओवरलैप करता है, कुछ हो सकता है अलग पड़ा हो। लेकिन सारा जब एरिया आप ओवरलैप वाला हटा करके निकालोगे ना, तो जो एरिया बचेगा ना, वो एरिया आपको याद करना है वर्ग किलोमीटर में। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है कि सभी संरक्षित क्षेत्रों के अति आच्छादित क्षेत्रों को छोड़ते हुए सकल क्षेत्र पर लगभग 14,000 वर्ग किलोमीटर, जो एक बार आगे भी दिया हुआ है, जितनी टेबल है ना इनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंजर्वेशन, इनके लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि 14,000 वर्ग किलोमीटर इनका टोटल एरिया है। ठीक, ये एरिया पूछ लेगा कि लगभग कितना है, ऑप्शन देंगे 11,000, 12,000, 13,000। उसके अलावा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शिकार पूरी तरह निषेध है, आपको ही पता है। ठीक,
ये लिखा हुआ है कि वित्तीय पोषण केंद्रीय प्रवर्तित योजना, केंद्रीय प्रवर्तित योजना का मतलब जहां से पैसा एक रेशियो में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी प्रोजेक्ट काम करे, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से पैसा आएगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हो गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत वन जल पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक, इसके अतिरिक्त राज्य योजना, स्टेट कैंपा, ये मैं आगे बताऊंगा। नाबार्ड का, नाबार्ड कहाँ कहाँ पर काम कर रहा है, एक ही जगह काम कर रहा है, वो आपको याद रखनी है जगह। बाह्य सहायता प्राप्त जो योजना है वो दो है जो आपको याद करनी है, जहां से क्वेश्चन पूछने का चांसेस है, क्योंकि ये सारी है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, और बायोडाइवर्सिटी डायरेक्ट वर्ड लिख रखा है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। राजस्थान प्रोटेक्टेड एरियाज तो मैंने बता दिया आपको, PA, जिसके तहत चार चीज आती है ना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। एरियाज कंजर्वेशन सोसाइटी, राजस्थान बाघ संरक्षण फाउंडेशन आदि, ये काम हो रहा है। उसके आगे लिखा हुआ है एक ST टॉपिक है अपने, मतलब है ना, अनुसूचित जनजाति। वैसे क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं, लेकिन कहीं पर आ जाए तो आप एक बार दिमाग में रख लेना कि जो भी अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 और नियम 2008, इनके आधार पर जो लोग 13/12/2005 से पहले जिनके पास में कब्जा है, जमीन है, उनको वहां पर, मतलब वन भूमि में, उनको वहां पर देना लीगल माना जाएगा। और उसके लिए जो नोडल विभाग है वो है जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग। ये क्वेश्चन वैसे पूछ सकता है, पॉलिटी में पूछ सकता है, ठीक है ना। वन अधिनियम 1980, ये वन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना, वो आया था 1980 में। उसका मतलब ये होता है कि जब भी आप वन भूमि का गैर वन भूमि के पर्पज के लिए यूज करोगे ना, बात को ध्यान से सुनना, गैर वन भूमि का गैर वन भूमि के पर्पज के लिए जब आप यूज लोगे तो आपको केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा। ये इसमें दो ही लाइन लिखी हुई है केवल इस पूरे एक्ट में, ठीक है ना। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि उस टाइम पर हर स्टेट ना, मतलब अपने फॉरेस्ट एरिया का बहुत ज्यादा एक्सप्लोइट करने लग गया था, इसलिए केंद्र सरकार ये कानून लेकर गया कि वन अधिनियम 1980। ठीक, परिवेश पोर्टल है जहाँ पर ये सारे मतलब डेटा वगैरह ऑनलाइन होते हैं, ये भारत सरकार का पोर्टल है, याद रखना, परिवेश 2.0 पूछ सकता है। फिर ये दो बाह्य सहायता परियोजना है जहां से क्वेश्चन इसलिए पूछ सकता है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी वर्ड यूज कर रखा है। दो ही ऐसी बाह्य सहायता परियोजना है जो आपको इसमें दी हुई है पूरी लिस्ट में। वन विभाग द्वारा दो नवीन परियोजनाएं, राजस्थान एफोरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जो जायका के द्वारा चलाया जा रहा है और 19 जिलों में चलाया जा रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट है राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, AFD फ्रांस के सहयोग से 13 जिलों में वित्त पोषित कराई जा रही। EO में क्वेश्चन पूछा था करंट का, फर्स्ट शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा था, जो टफ क्वेश्चन था शायद बहुत लोगों को नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था वो, ठीक है ना। तो आपको दोनों ये दोनों परियोजना याद रखनी है कि परियोजना का नाम क्या है, कंफ्यूज मत होना। एक में एफोरेस्टेशन वर्ड है, एक में केवल फॉरेस्ट्री वर्ड है। यहाँ पर कंजर्वेशन है, यहाँ पर डेवलपमेंट, आप कैसे भी करके लिंक करके याद कर लेना। संस्था नाम याद रखना है और जिले कितने हैं ये याद होने चाहिए। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जहां वर्ड लिखा है ना उसे चीज मैच कर रही है, ठीक है ना। ये कैंपा फंड की बात कर रहा है, जो प्रतिकारात्मक वन रोपण नीति अधिनियम 2016, इसका मतलब ये है कि इसको शॉर्ट में कैंपा बोलते हैं। कैंपा जो एक्ट आया था 2016 में, आया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। इसका मतलब ये था कि जब भी कोई वन भूमि को काटेगा और गैर वन पर्पज के लिए वहां पर डेवलपमेंट करेगा, तो जितनी चीज उन्होंने काटी है वहां पर, जितने पेड़ पौधे वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाया है, उतना पैसा उसको प्रतिपूर्ति के रूप में उस फंड में जमा कराना पड़ेगा, और वो पैसा सरकार फिर खर्च करेगी। जैसा लिखा हुआ है कि नियमों के तहत जो 80% राशि है वो वन एवं वन्य जीव को, और जो 20% राशि है वो वन एवं वन्य जीव के आधारभूत संरचना के लिए खर्च की जाएगी। ठीक, एक लास्ट और है यहाँ पर, ये देखो, जो RIDF है, इसके लिए जो पैसा दे रहा है, प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ वाटर कैचमेंट थ्रू ग्रीनिंग ऑफ राजस्थान अंडर RIDF, इसमें जो पैसा खर्च कर रहा है या जो पैसा दे रहा है वित्त पोषित संस्थान है वो नाबार्ड है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जिलों की संख्या है 17, ये मैंने आपको पहले बता ही दिए। एक बार और इनको आप देख लेना, पढ़ लेना कि कौन कौन से वो जिले हैं और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ये वो दो ही ऊपर वाली दोनों परियोजना है ना, नीचे डिटेल में दी हुई, ठीक है ना। उसके आगे लिखा हुआ है, ये देखो, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर,
फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ का जो प्रशिक्षण संस्थान है वो जयपुर में है, और राजस्थान वन प्रशिक्षण संस्थान जहाँ पर एसीएफ वगैरह की ट्रेनिंग होती है वो होती है अलवर में। और जो मरु वन प्रशिक्षण केंद्र है वो जोधपुर में है, मतलब जहाँ पर ये डेजर्ट टाइप की चीजों पर प्रशिक्षण किया जाता है वो जोधपुर में। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान इकोसिस्टम जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर है, ये तालछापर में है। ठीक, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ आएगा RFMDSSF, क्योंकि ये साइंस वाले से पता नहीं लिंक करके पूछ ले कि वन अपराध संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रकरणों और अवैध कटान, अवैध खनन और वन भूमि पर अतिक्रमण, वन्य जीव अपराध इत्यादि के ऑनलाइन दर्ज करने हेतु ये पोर्टल तैयार किया गया। तो ये पोर्टल का नाम पूछ सकता है, पोर्टल का संबंध किस चीज से, चार ऑप्शन दे देगा, वो चीज आ जाएगी। दो एक्ट लिखे हुए हैं, वन अधिनियम 1953 जो भी अपने काम कर रहा है, और एक तेंदुपत्ता अधिनियम है 1976, जो ये वाला एरिया है राजस्थान का इधर वाला एरिया, वहां पर सारा जो तेंदु का काम होता है, जैसे बीड़ी के लिए यूज होता है और ये पातल वगैरह जो बनाते हैं वो उसके लिए तेंदुपत्ता यूज होता है। ये एक्ट कब आया, 1976 में आया, पूछे तो। बाकी आप पढ़ लेना जो चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हर चीज को बताना कोई यहाँ पर ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा ये तेंदुपत्ता वाली बात लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद में जो लिस्ट लिखी हुई है, ये जो भी आप डेटा याद करोगे सारे इस पीडीएफ से याद करोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई चीजों के साथ में छेड़खानी नहीं की कोई डेटा के साथ में। यहाँ जो लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट, वही डिस्ट्रिक्ट याद करना है। जैसे लिखा हुआ है कि भाई ये मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ है, तो कोटा चित्तौड़ी मानना है। रणथंभौर बोला है तो सवाई माधोपुर ही मानना है, ऐसे। ठीक, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। कंजर्वेशन रिजर्व है पता होना चाहिए जिले का, एरिया वगैरह याद नहीं करना है। मैक्सिमम मिनिमम याद करना है जो मेरा लिखा हुआ है, ठीक है ना, साइड में लगा रखा है, ये लिस्ट है, आप देख लेना। उसके अलावा टाइगर रिजर्व है, पांचों टाइगर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। उसके अलावा ये भी एरिया एक बार और देख लेना कि कौन कौन से, तो कौन से एरिया में आता है। ठीक, ये अंडर प्रोसेस है सारे, ये नहीं देखने है ना। ये देखो लाइन लिखी हुई है यहाँ, द एरिया ऑफ सेवरल प्रोटेक्टेड एरिया ओवरलैप विद ईच अदर हिंस, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी जितना भी प्रोटेक्टेड एरिया है वो किसी का इधर उधर से ओवरलैप कर रहा है। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब वो चारों चीज वो कहीं पर भी ओवरलैप कर रही है, उसको निकालते हुए जो एरिया बचेगा ना वो है 14,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो आपको याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या। यस सर। यस, इसमें क्या है, जो डेटा करंट से लिंक होते हैं ना वो भी आपके सही हो जाएंगे। दूसरी चीज, जो ईओ की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए पीडीएफ बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन आएंगे, और दोनों टफ क्वेश्चन आ गए ना तो दोनों उनके सही होंगे जो ये रिपोर्ट पढ़ के गए, बाकी क्वेश्चन सही नहीं होगा। और इसमें जितने फैक्ट है ना आप 2 पेज में लिख लेना, बस इतना ही इसमें माल मसाला लिखा हुआ है। अब देखो, जो मैंने फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, वो आगे आएगी, फॉरेस्ट रिपोर्ट की स्टार ही आगे। फॉरेस्ट रिपोर्ट को वापस में एक बार है ना डिटेल में समझा देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उससे पहले एक चीज और, कि जो अभिलेखित वन क्षेत्र कितना बताया मैंने अभी, 32,921, लगभग 32,000 आप याद रखो। ठीक, उसका जब आप भौगोलिक क्षेत्र से परसेंटेज निकालोगे तो आएगा 9.6, जो मैंने आपको निकाल के पहले दिखा दिया। ठीक, बाद में क्या हुआ, अब आप बार बार एक क्वेश्चन देखते होंगे कि ये अभिलेखित वन क्या है, ये 3 भागों में डिवाइड होकर के आता है ना, जैसे एवर्गीकृत, आरक्षित और रक्षित वन क्या होते हैं। ठीक, माइक म्यूट रखो। जो राजस्थान वन अधिनियम 1953 है उसके अनुसार इनको 3 भागों में डिवाइड किया है, ना कि भारत सरकार ने इसको डिवाइड करके दिया है, ये अपनी सहूलियत के लिए अपन ने डिवाइड किया। और जो अपना वाला एक्ट है वो है राजस्थान वन अधिनियम 1953, उसके अनुसार ये वर्गीकरण किया हुआ है, जिसका नाम है आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इन तीनों को जब टोटल करोगे ना तो एरिया निकलेगा ना, वो है ये 32,921, और इसका परसेंटेज निकालोगे तो आंसर आएगा 9.61। ये क्लियर हो गया ना। और इसको जब तोड़ोगे अलग अलग तो ये परसेंटेज लिखा हुआ है 36, 56 और 6.5, जो आपको टेबल में भी दिख जाएगा नीचे यहाँ। ठीक, ये समझ में आ गया क्या। उसके आगे जो लिखी हुई है बात वो इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून, ये जो भी फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है राजस्थान सरकार नहीं तैयार करती, ये भारत सरकार का जो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून है ये तैयार करता है सैटेलाइट के माध्यम से और मैनुअली। रिपोर्ट तैयार होने के बाद में जब फाइनलाइज होती है तो वो स्टेट वाइज होती है। फिर स्टेट में हर स्टेट को 3-4 पेज हाथ लगते हैं, जो अपने 3-4 पेज हाथ लगे जो मैंने आपको भेज दिए वो आगे आ जाएंगे। उसमें जो बातें लिखी हुई है ना वो अपन को याद रखनी है। ठीक, जैसे वहां क्या लिखा हुआ है, वन आवरण, जो मैं बार बार बोल
हूँ फॉरेस्ट कवर, ये वर्ड यूज करेगा वन आवरण, मतलब वन की बात करा। वन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। ये इसका डेटा है 16,000, मोटा मोटी याद रखो। 8 की टेबल याद रखो, 8 का दुगुना 16 और 8 की 24, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये वाला डेटा आ जाएगा। ये फॉरेस्ट कवर है और ये ट्री कवर है। दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आंसर आएगा 25,387। इसको जब टोटल फॉरेस्ट, टोटल भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान का है, उससे जब परसेंटेज निकालो तो आंसर आएगा 60.42, जो ये लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 7.42 क्या है, 9.6 क्या है, 4.82 क्या है, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। समझ गए क्या बात को? उसके यही डेटा इधर वापस लिख रखा है। कुल अभिलेखित वन वही वापस 32,000। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित वन भूमि कितनी है? 9.6। कुल वनावरण कितना है? 16,000। अब इसको भी दो भागों में तोड़ दिया भाई। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर कितना है और बाहर कितना है, तो ये थोड़ा देख लेना, 4 12 ना। फिर ट्री कवर कितना है? वही 8। इन दोनों को जोड़ा तो वापस आ गया 24। परसेंटेज निकाला तो 7.42। यहां तक समझ में आ गया कि आपके? यस सर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेटा लिखा हुआ है जो क्वेश्चन बन सकता है। लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके कि प्रति व्यक्ति औसत औसतन वनावरण और वर्षावरण कितना है। एक आदमी को अगर कितना कितना हेक्टेयर मिलेगा, अगर उसमें डिवाइड करें तो वो आंसर है 0.037 हेक्टेयर। ये कंफर्म क्वेश्चन है, याद रखना इसको। क्वेश्चन है तो ये बनेगा। बाद में अगली टेबल लिखी हुई है। ये राज्य पशु क्या है? तो चिंकारा और ऊंट मानना है, ये पालतू पशु है, ये वाला वाइल्ड लाइफ वाला है। राज्य पक्षी क्या है? गोडाउन है। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। पुष्प क्या है? रोएड़ा, जो 21 में क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से उठा के इधर लगाया हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान 3, ये सब आपको पता ही है। ठीक। रामसर सल कितने हैं? 2, केवलादेव और सांबर। कुल प्रादेशिक मंडल कितने हैं? 38। और वन्य जीव मंडल कितने हैं? 16। मतलब वन्य जीव मंडल का मतलब है कि फॉरेस्ट के जिले कितने हैं, और वो भी वाइल्ड लाइफ वाले जिले, तो आंसर है 16। और टोटल जिले बताओ। वन विभाग के जिले भी तो अलग होते हैं ना, जैसे आरटीओ के अलग होते हैं, पुलिस वालों के अलग होते हैं, तो वैसे वन वालों के कितने? 38 है। ठीक। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे देखो, ये वापस वही डीसीपीटी बातें बता रखी है। यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है, हर स्टेट ने अपना अपना बना रखा है। ठीक है ना? तो अपन 15वें स्थान पर है। पूरे भारत में अपन 15वें स्थान पर। ये डेटा आपसे सेकंड क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछ सकता है। ठीक। ये डेटा वापस बता दिया है ना। अब यहाँ पर ये वो लिखा हुआ है, देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण है, वो क्या करता है? 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष तक सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों वृक्षों की स्थिति पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, जो इस सैटेलाइट के माध्यम से उन्होंने ये आंकड़े वगैरह निकाले हैं, और ये 70वीं रिपोर्ट है। ये इन्होंने डाटा मेंशन कर दिया। अब जो ये राजस्थान सरकार का जो ये अभिलेखित था ना, उसको इन्होंने जिलावार करके ये लिस्ट अपलोड किए थे। जो 32,921 है ना, रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, अनक्लासिफाइड एरिया। अब आप इस एक एक आपको डिस्ट्रिक्ट याद करने हैं। अधिकतम कहाँ है? उदयपुर में। इसमें अधिकतम कहाँ है? 12 में। इसमें अधिकतम कहाँ है? बीकानेर में। ओवरऑल बीकानेर में, उदयपुर में ज्यादा, कम कहाँ है? चूरू में। ये डेटा आपको याद रखना है। इनको जब आप 1 2 पेज में लिखोगे ना तो ये ज्यादा नहीं है, डेटा कम हो जाएंगे। ठीक। आगे देखो। अब यहाँ से ये फॉरेस्ट रिपोर्ट वैसे स्टार्ट तो यहाँ से ही होगी थी, लेकिन मैं एक बार यहाँ से, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई क्या भाई? वनावरण क्या है, वृक्षावरण क्या है, और टोटल फॉरेस्ट एरिया क्या है? ये 3 बात क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होगी क्या? यस यहाँ सर। क्वेश्चन, हाँ, हाँ यहाँ जी सर। क्वेश्चन गलत मत कर देना। अगर कुछ भी अगर पूछे है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ लेना उसको। ठीक। अब जो टोटल फॉरेस्ट एरिया निकला है ना, वो टोटल फॉरेस्ट एरिया में केवल अपन अब वनावरण की बात करेंगे, फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे, जो 4.82 है। जो पीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि फॉरेस्ट कवर कितना है, तो आंसर था 4.82, 4.87, सॉरी, जो भी है। ठीक। अब ये इसके भी 3 पार्ट कर दिए। 3 पार्ट कैसे किए? अब जैसे मान लो जो फॉरेस्ट होता है, राजस्थान में जो भी फॉरेस्ट होता है, वो सैटेलाइट से देखा गया। अब सैटेलाइट को जो टास्क दी जाएगी ना, उस टास्क के अकॉर्डिंग वो तुरंत उसको क्लासिफाइड कर देगा। सैटेलाइट को क्या टास्क दी गई?
कि वेरी डेंस फॉरेस्ट को अलग करना है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट को अलग करना है, ओपन फॉरेस्ट को अलग करना है। ये तीन कैटेगरी बना दी, तीनों का अलग अलग। वो क्या करता है, मतलब कलर में बता देता है, भाई इस कलर में ये वाला है तो ये इतना है, ये इतना है। वो पता कैसे करेगा, उसको क्या टास्क दे हुए, वो टास्क ये है। उसको टास्क ये दी जाती है कि जो कैनोपी है, कैनोपी का मतलब होता है जो ऊपर वाली छाल होती है ना पेड़ की, वो उस सैटेलाइट में दिखती है। अगर वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन में अगर कैनोपी 70% से ज्यादा है तो वो बहुत सघन वन वन चला जाएगा। अगर वो 40 से 70% की कैनोपी है तो वो मध्यम सघन वन में चला जाएगा। अगर 10 से 40 है तो वो खुले वन में चला जाएगा। कैनोपी क्या होती है समझ गए ना, देखो मैदान और भूमि में शिखर द्वारा ढके क्षेत्र के अनुपात को। जैसे ये फॉरेस्ट है तो इसमें जो ये ऐसे जो है ना, ये सैटेलाइट ऊपर का एरिया देखेगी। ये 1 हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया होना चाहिए मिनिमम। उसमें अगर इन तीनों में जो भी कैटेगरी आएगी ना, वो कैटेगरी के अनुसार वो उसको डिवाइड कर देगा और ये आंसर का निकाल देगा। अब ये आंसर क्या है, 4.87 में 0.02 तो है वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है 1.28, ओपन फॉरेस्ट है 3.57 वाला। तीनों को जब ऐड करोगे तो आंसर ये आएगा। और जो ये नीचे लिखा हुआ है सिर्फ ये झाड़ियों की बात कर रहा है, ये है 1.41। ठीक, जो 10% से अगर कम कैनोपी है ना तो फिर वहां पर वो ये झाड़ी वाला दिखा देगा, 1.41 जो डेटा लिखा हुआ है। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, टोटल कितना है जो पूछ लिया, इन तीनों का डेटा याद होना चाहिए। 0.02 क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 8.2 है, 3.57 ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ये जिलेवार दे रखा है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं, ये ऊपर वेरी डेंस फॉरेस्ट लिखा हुआ है, ये एमडीएफ लिखा हुआ है, ये ओपन फॉरेस्ट लिखा हुआ है, ये टोटल एरिया लिखा हुआ है, और ये चेंज लिखा हुआ है कि पिछले साल की तुलना में क्या कितना चेंज हुआ, और ये झाड़ियों का लिखा हुआ है। अब आपको याद कैसे करना है, ओवरऑल जब बात पूछे तो आपको ट्रिक याद रखनी है, यूएपीबी, उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ से। ठीक, नाम आगे लिखा हुआ है जिलों का, मैंने ऐसे घोड़ा कर रखा है ऊपर, ठीक है ना, आप देख लेना। यूएपीबी, उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ और ये 12। ठीक, अगर आपको ओवरऑल पूछे एरिया वाइज तो आंसर करना है ये। और जब परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज, जैसे यूपीएससी में परसेंटेज कम आते हैं तो आप याद रखना ट्रिक यूपीएससी, उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही और करौली वाला। ठीक, ये आपको पूछेगा, अगर परसेंटेज में पूछे तो ये, एरिया वाइज पूछे तो ये, और जब कितना चेंज है जो मैंने आपको शुरू शुरू में बताया, जब स्टार्टिंग किया था तब आया था 25.45 का डेटा आया था। इसका मतलब ये डेटा था कि वनावरण में कितना चेंज हुआ पिछले वर्ष की तुलना में, 2019 की फॉरेस्ट रिपोर्ट की तुलना में, तो वो है 25.45। उस पर सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई, अजमेर में, और सबसे कमी कहाँ हुई, जालोर में। ये आपको ट्रिक वैसे भी याद हो जाएगी, अजमेर और जालोर का क्या लिंक है, उससे आप इसको याद कर लेना। ठीक, उसके अलावा ये जो झाड़ियों का है इसमें क्या है, मैक्सिमम कहाँ है, पाली में, और मिनिमम कहाँ है, हनुमानगढ़ में। ये तो है नॉर्मल डेटा जो अपन बहुत दिनों से याद करते हुए आ रहे हैं, याद होना भी चाहिए। ठीक, और इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, उदयपुर, उदयपुर जो यहाँ लिखा हुआ है हाईएस्ट, हाईएस्ट याद हो जाएगा, ज्यादा चिंता की बात नहीं है इसमें, है ना सब। आप जब हाथ से लिखोगे ना खुद से तब हो जाएगा याद। अब देखो जब क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, आरपीसी कहाँ कहाँ तक जा सकती है। आरपीसी ने 21 में क्वेश्चन ये पूछा कि जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, फिर 4 ऑप्शन दिए, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है। बहुत घना मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात कर रहा है इसकी। इसमें पूछ रहा है कि न्यूनतम कहाँ है। ऑप्शन दिया जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर। जब आप देखोगे वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब जहाँ पर 70% से ज्यादा कैनोपी है, वो वाला एरिया सैटेलाइट में दिखना चाहिए, राजस्थान में तो कहाँ दिखेगा। तभी तो यहाँ देखो 0 0 लिखा हुआ है, यहाँ तो कहीं है ही नहीं ऐसा। ऑप्शन में वही ऑप्शन दिए हैं जहां पर थोड़ा बहुत है, जैसे देखो यहाँ बहुत माइनर माइनर है, 1.01, 12, 3.56 ऐसे कुछ दे रखा है।
यही चारों ऑप्शन में थे। ट्रिक की बात ये थी कि लगभग को 90% को लगा कि आंसर ये जैसलमेर होगा, क्योंकि न्यूनतम आते ही बहुत घना तो कहाँ होगा जैसलमेर, लेकिन वहां पर एक वो आईजीएमपी वाला एरिया, इसलिए वहां पर ये इतना एरिया निकल जाता है जो ये लिखा हुआ है जैसलमेर का 3.56। ठीक। और इसका आंसर था क्या? जोधपुर। जोधपुर में है 0। ये जो ये इतने एरिया में ही वेरी डेंस फॉरेस्ट है जो मैंने यहाँ लिख रखा है, अजमेर जयपुर ऐसे कुछ करके लिख रखा है। ठीक है ना? बाकी जगह है ही नहीं, बाकी जगह सब जगह 0 है, इसलिए इसका आंसर ये था। ठीक। यहाँ आपको समझ में आ गया? यहाँ से कंफर्म 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके सही हो गए, ये वीडियो मतलब ये पीडीएफ पढ़ते हैं 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। हाँ जी। ठीक। ज्यादा है तो ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी आ जाएंगे ना। तो करंट से लिंक करके कोई क्वेश्चन पूछे तो। ये आगे देखो, ये मैप दिखा रखा है, कोई मतलब नहीं है इसका तो। ये भी कोई नहीं पूछेगा आपसे। दो बंदे थे, चैंपियन और सेठ, जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया था फॉरेस्ट का, कि है ना कि पूरे भारत में कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं। तो उन्होंने कितने टाइप का क्लासिफिकेशन किया, जिसमें राजस्थान को जो मिला वो ये वाला एरिया मिला है, नॉर्दर्न ड्राई मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट, 38.78। ठीक। ये कहीं पूछे तो देख लेना एक बार, बाकी नहीं पूछेगा, चांस कम है। अब ये मैंने आपको बता ही दिया, शुरू शुरू में बताया था कि टोटल कितना ट्री कवर है, तो वो डेटा ये है 8733। और कितनी वृद्धि हुई? 621। बताई थी ना मैंने, 621 प्लस 25.45, वो वाला डेटा है ये, जो पहले मैंने बता दिया। उसके आगे लिखा हुआ है ग्रोइंग स्टॉक इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। थोड़ा दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये ना आजकल अजीब से चीजें मतलब पूछता है, ग्रोइंग स्टॉक कितना है, तो ये आप थोड़ा दिमाग में रख लेना भाई, ये 26 है और ये 90 है। टोटल कितना है? 90 है, ये 26 है। उसके अलावा 2 क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि डोमिनेंट ट्री स्पीसीज की मतलब ज्यादातर कौन कौन सी स्पीसीज है राजस्थान के अंदर, गाँवों में कहाँ है, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। रूरल एरिया की बात करूँ तो खेजड़ी है, इसका नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। और अर्बन एरिया में कौन से पेड़ है? अजादिका इंडिका, ये नीम की बात कर रहा है। ठीक। ये क्वेश्चन नॉर्मल आपको पूछ सकता है, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। अब देखो, ये थोड़ा आप दिमाग में रख लें, कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट, द टोटल कार्बन फॉरेस्ट स्टॉक इन फॉरेस्ट इन द स्टेट इंक्लूडिंग द टोटल फॉरेस्ट पैचेज विच आर मोर देन द 1 हेक्टेयर इन साइज। ये वाला डेटा याद रखना है, 110.77 मिलियन टन है कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट की बात आ जाए राजस्थान की, तो वो है 110.77। जो पूरे भारत में जितना कार्बन स्टॉक होगा ना फॉरेस्ट का, तो उसका 1.54% राजस्थान में है। ये दोनों फैक्ट आप अलग से लिख देना। ठीक। ये बेम्बू का है, बाकी मैंने काट रखा है सारा, देखना भी नहीं है, ये दिमाग में रख लेना। ये हो गया खत्म आपका फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट रिपोर्ट, प्रशासनिक प्रतिवेदन और इकोनॉमिक सर्वे में जो फॉरेस्ट्री के जितने भी डेटा थे वो मैंने सारे शामिल कर दिए। सर अब 110.77 वाला फैक्ट दोबारा बताना तो। 110 वाला ये है, ये आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि टोटल कार्बन स्टॉक कितना है राजस्थान में मोर देन 1 हेक्टेयर पर, तो आंसर करना 110.77 मिलियन टन। और ये पूछे कि टोटल मतलब पूरी कंट्री के हिसाब से बताओ कि राजस्थान में कितना प्रतिशत है, अगर पूरी कंट्री में 100 है तो राजस्थान में 1.54% उसके भाग में आएगा, ऐसे। ओके सर।